उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक गैंग रेप हुआ। मगर कमाल ये है कि कोलकाता के गैंग रेप पर पूरे देश की आत्मा जागृत हो गई है। उत्तराखंड के लोगों की भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, मगर वो सामाजिक संगठन, वो सिविल सोसाइटी, वो लोग जो बेटियों के लिए खड़े हो सकते थे, आखिर वो कहाँ हैं? मतलब सब कुछ मैनेज हो गया, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी में उत्तर प्रदेश की एक 15-16 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। और ये गैंग रेप था, और ये बस में हुआ गैंग रेप था। अब इसके बारे में अगर खबर बताऊं तो मैं आपको सीधा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट बता रही हूं, यानी कि अप्रैल 19 2024 दोपहर 13:55, यानी कि 1:55 पर इसको अपडेट किया गया। इसमें बताया गया है कि यूपी टीन गैंग रेप्ड इन बस एट देहरादून, आईएसबीटी ड्राइवर एंड कंडक्टर अमंग 5 अरेस्टेड, यानी कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मगर सुई पटक सन्नाटा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि आज ये किसी और की बेटी है, कल आपकी बेटी भी हो सकती है। तब उम्मीद मत करिएगा कि लोग आपके लिए खड़े हों, उम्मीद मत करिएगा। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना कोलकाता की बेटी के लिए, अपने घर में झांकिए। मगर नफरत से तो फुर्सत ही नहीं मिलती आप लोगों को, तो आप बेटियों के लिए क्या खड़े होंगे? पहले रुद्रपुर में एक नर्स की हत्या होती है, बलात्कार के बाद उसके मुंह पे केमिकल डाला जाता है ताकि वो पहचान में ना आए। और जब ये कानून बन रहा था निर्भया के बाद, तब भी मुझे याद है इस पर बहुत बहस हुई थी। और ये बात कई लोगों ने कही भी थी कि जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, शायद इसमें हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि जो गिरफ्तार हो उसको सज़ा मिले, इसलिए हत्याएं ज़्यादा होंगी और हत्याएं हो भी रही हैं। इसलिए कानून को दोबारा देखने की ज़रूरत है। शरिया कानून लागू करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का कानून लागू करने की ज़रूरत है। आज तो बड़ा शरिया शरिया कर रहे हैं ये लोग, हाँ कि वहाँ पर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अपने यहाँ अपने तरीके से आपको सही कानून लाने की ज़रूरत है ताकि बेटियाँ सुरक्षित रहे। मेन एम है बेटियों को सुरक्षित रखना उन दरिंदों से जो ऐसे अपराध करने की सोच भी सकते हैं। अब वापस आते हैं उत्तर प्रदेश की इस बेटी के बारे में, जिसको देहरादून के आईएसबीटी पे गैंग रेप किया गया। पुलिस वालों ने ये कहा जा रहा है कि जो बस थी उसको उन्होंने फोरेंसिक के लिए भेज दिया, तो एफएसएल जा चुकी है बस, और फोरेंसिक एविडेंस वहां से इकट्ठा किया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने 18 अगस्त को 5 लोगों को गिरफ्तार किया, और ये एक उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारी बातें पहले आ रही थी, लेकिन ये रिपोर्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट बस में हुए इस जघन्य हिंसक बलात्कार की बात है। ये 12 अगस्त को हुई थी, जब ये बस देहरादून पहुंच चुकी थी दिल्ली के कश्मीरी गेट से। एसएसपी को भी इन्होंने इसमें कोट किया है, ये कहते हुए कि जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें ड्राइवर और कंडक्टर, यानी कि चालक और परिचालक भी है। और पुलिस वालों को जैसे ही इस बारे में खबर मिली, उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया। और जो सीसीटीवी फुटेज है, और सीसीटीवी याद रखिएगा, मैं सीसीटीवी पे फिर आऊँगी, सीसीटीवी फुटेज से उन्होंने बस को भी पहचान लिया, और जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा उसका भी सीसीटीवी फुटेज से उनके पास पूरा का पूरा ब्यौरा आ गया। इसमें 32 साल का धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, राजपाल 57 साल का, देवेंद्र 52 साल का हरिद्वार के भगवानपुर से, नाम याद रखिएगा, राजेश कुमार सोनकर 38 साल का पटेल नगर देहरादून से, रवि कुमार 34 साल का नवाबगंज फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। नाम फिर बता रही हूं क्योंकि नाम से आप लोगों को पहचानते हैं, अब नाम से पहचानिए, शहर से पहचानिए। धर्मेंद्र कुमार राजपाल, देवेंद्र भगवानपुर, राजेश कुमार सोनकर और रवि कुमार उत्तर प्रदेश का है, उसको वहां से पकड़ा गया। और देवेंद्र 52 साल का, राजपाल 57 साल का, राजपाल हरिद्वार का, देवेंद्र हरिद्वार का। ये दो जो 50 पार कर चुके, एक तो 60 के आसपास हो रहा है, वो दोनों हरिद्वार से। धर्मेंद्र कुमार इस गाड़ी का चालक था, 32 साल का,
और देवेंद्र जो है वो कंडक्टर था 52 साल का। और इसके अलावा जो रवि कुमार और राजपाल पकड़े गए हैं वो दूसरे बसों के ड्राइवर हैं, और राजेश कुमार सोनकर कैशियर के रूप में उत्तराखंड रोडवेज बस स्टैंड पर कार्यरत है। अब इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच हो रही है, जिससे एविडेंस साक्ष्य इकट्ठे करे जा रहे हैं। और ये खबर आपको याद होगा कि देहरादून की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने ये रिपोर्ट किया था कि 16-17 साल की एक लड़की बेंच पर मिली प्लेटफॉर्म 12 इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT देहरादून से 12 तारीख को, 12 अगस्त को। और उसके बाद उसे बाल निकेतन ले जाया गया, जहाँ पे जो एक सरकारी गर्ल्स होम है, बाल निकेतन है, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। वहाँ पर इस बच्ची ने 3 दिन की काउंसलिंग के बाद ये बताया कि इस पूरे मैटर में क्या उसके साथ हुआ था, और तब उसने बताया कि उसके साथ इन लोगों ने गंदा काम किया था। 2 गाड़ी में बैठे थे, 2 और आए थे, और फिर उसके बाद ऑब्वियस है कि एक तो बस का चालक होगा, तो हो गए 5, और इन लोगों ने इसके साथ गलत काम किया था। CWC मेंबर प्रतिभा जोशी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी सैटरडे की शाम को, और पटेल नगर पुलिस थाने में सेक्शन 72 यानी कि सब सेक्शन 2 ऑफ 70 भारतीय न्याय संहिता की और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो के तहत इस केस को रजिस्टर किया गया, और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाकर बच्ची से दोबारा बात करी गई। और पहले वो ठीक बता नहीं पा रही थी, डरी भी होगी, और ये भी कहा जा रहा था कि उसकी मानसिक हालत शायद ठीक नहीं होती है। वो गलत बता रही थी कि वो पंजाब से आई है, दरअसल वो मुरादाबाद से दिल्ली आई थी, जहाँ पे उसने कश्मीरी गेट से देहरादून के लिए एक बस ली थी। और बस ड्राइवर ने बाद में बताया कि उसी ने उसको कहा था कि उसकी बस में वो बैठ जाए। और ये पता चला है कि उसके माँ बाप दोनों जिंदा हैं और मुरादाबाद में हैं, उनको खबर दे दी गई है। और ये बच्ची के बारे में देवेंद्र ने ये बात ज़रूर बता दी कि उसी ने उसको अपनी बस में बैठने के लिए कहा था। और यहाँ पर जब सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर गए तो देवेंद्र और धर्मेंद्र जो चालक और परिचालक, उन्होंने पहले इसको असॉल्ट किया, इसका रेप किया। फिर रवि और राजपाल जो पास के ही बसों में थे वो आए और उन्होंने भी इन्हीं के साथ मिलकर इस बच्ची का बलात्कार किया। सोनकर जो कैशियर है उसको भी इसमें इम्प्लिकेट किया गया है। उसके रोल के बारे में इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए ये संवेदनशील मामला है, इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं अपनी तरफ से नहीं जोड़ना चाहूँगी। लेकिन मेरे सवाल जो हैं वो ये हैं कि मेरे पास एक खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की 3 अक्टूबर 2015 की, जो नेहा पंत की रिपोर्ट है, जिसमें ये लिखा गया है, विमेन सेफ्टी इन माइंड, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू इंस्टॉल CCTV कैमराज ऑन बसेस। The state transport body plans to install closed circuit television CCTV cameras on its buses, first on 100 luxury buses plying from Uttarakhand to New Delhi and Chandigarh, and later on its entire fleet. तो इसमें आपको बता दूं कि एक व्यक्ति ने PIL फाइल करी थी और उनका नाम था ललित पंत, और शायद वो पिथौरागढ़ के थे। और उस मैटर के बाद ये आदेश हुए थे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा कि जो गाड़ियां हैं, बसेस हैं, उसमें CCTV लगाए जाए। तो इसमें पहले ही कहा था कि जो लग्जरी गाड़ियां दिल्ली देहरादून के बीच में चलती हैं, पहले 100 ऐसे वाले लग्जरी बसेस में ये CCTV लगाए जाएंगे, उसके बाद चंडीगढ़ तक जाने वाले, और फिर जितने गाड़ियां हैं उनके ऊपर उनमें CCTV लगाया जाएगा। और इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में कि जब निर्भया के साथ जो 2012 में कांड हुआ था, उसके बाद ये सोच समझ के इस आदेश को इसीलिए दिया गया है ताकि कोई क्रिमिनल्स बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर प्रे ना करें और ऐसे अपराध ना हो बसेस के अंदर। और इस रिपोर्ट के हिसाब से उस समय 2015 में करीबन 1 लाख लोग हर रोज उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 1146 बसों में चलते थे, और देहरादून से दिल्ली तक 85 बसेस हर दिन चला करती थी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिजेश कुमार संत थे, जिनको कोट किया गया ये कहते हुए कि हम एक टेंडर फ्लोट करेंगे ताकि CCTV कैमराज 10 दिन के अंदर इंस्टॉल किए जाए, और
जो ये फैसिलिटी है एसी और लग्जरी बसेस में, 100 बसेस में ये तुरंत से तुरंत हम कर दें, जो बसेस देहरादून से दिल्ली और देहरादून से चंडीगढ़ जा रही है। 6 महीने में उनकी उम्मीद थी कि 100 बसेस में हो जाएगी, और यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और उसी साल 2015 का ये बता रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट 2015 की है जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि ये कहूँ कि अक्टूबर की है। तो इसमें एक और इंस्टेंस दे रखा है जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2015 में एक महिला ने कहा था कि उसका मॉलेस्टेशन करने की कोशिश करी गई थी एक फेलो पैसेंजर के द्वारा, जब वो एक लग्जरी बस से देहरादून से दिल्ली जा रही थी। और उसकी मां ने स्टेट विमेन कमीशन में कंप्लेन भी दायर करी थी उस समय, और जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करी गई थी स्टेट विमेन कमीशन के पैनल के द्वारा कि जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं स्टेट की जो बसेस हैं उनमें वो जेंडर सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम करे। अब कहा यह भी जा रहा है इस रिपोर्ट में कि सीसीटीवी कैमरास तो ऑल विमेन बसेस जो देहरादून हरिद्वार और देहरादून ऋषिकेश पे चलती है उसमें इंस्टॉल्ड है, यानी कि 2015 की ये बात है। और ऐसे ही देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर में भी जो बसेस चलती हैं इस रूट पर, उनमें भी इनको लगाने की बात कही गई थी। तो क्या ये लगे या नहीं लगे ये जानना आवश्यक है, ये तो केवल सरकार बता सकती है क्योंकि 2015 का है ये। और पिथौरागढ़ टकाना रोड निवासी ललित पंत ने एक पत्र भेजा था राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन को रोडवेज की खस्ता हाल को लेकर, और अदालत ने इसी को जनहित याचिका रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया। 24 मार्च 2015 में के इस पत्र में रोडवेज के बसेस की खस्ता हाल की जानकारी दी थी, और निगम की ओर से जवाब में कहा गया था कि 2015 में 195 नई बसेस खरीदी गई थी। केवल इतनी ही बात इसमें आती है। तो मैं ये भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, जैसा मुझे बताया गया है कि वो ललित पंत ही होंगे जिनके केस में ये आदेश हुआ था। लेकिन इसमें ये बात ज़रूर लिखी हुई है कि प्रोफेशनल अधिकारी की नियुक्ति और बसों में पारदर्शी व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे को लगाया जाए। और परिवहन निगम जून 2015, तो आप देख रहे हैं ये सब कुछ 2015 की बात है, तक 2175.43 लाख रुपीस के घाटे में चल रहा है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया और सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें निगम के एमडी पद पर प्रोफेशनल अधिकारी की नियुक्ति करने, बसों में पारदर्शी व्यवस्था के लिए सीसीटीवी लगाने को भी कहा गया था। इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ, पर मैं जैसा कह रही हूँ आपको कि मुझे पक्का नहीं है कि यही व्यक्ति होंगे, मगर मुझे ऐसा बताया गया है कि यही थे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और जो ऑर्डर है वो भी बताती हूँ, जो 25 सितंबर 2018 में आया था अक्लीमा परवीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा, और इसमें वाले मैटर में, और इसमें भी स्कूलों के अंदर हल्द्वानी में एक बच्ची के साथ जब इसी तरह का अपराध हुआ था तो ये कहा गया था कि सीसीटीवीज इन स्कूलों में भी लगाया जाए। इस पे मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि कम से कम स्टेट बस ट्रांसपोर्ट के लिए जो आदेश आया था, क्या वो सीसीटीवी कैमरास हर बस में इंस्टॉल किए गए या नहीं, और नहीं किए गए तो क्यों नहीं? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? सरकार इसमें क्या कार्रवाई करेगी ये हम जानना जरूरी है, क्योंकि सीसीटीवी ये कहा जा रहा है बार बार कि आईएसबीटी में जो सीसीटीवीज हैं उनको खंगाल कर ये 5 लोग पकड़े गए। लेकिन अगर हमें आगे चीज़ों को ठीक रखना है तो ये भी ज़रूरी है कि ये बात को चेक कर लिया जाए, और अगर सीसीटीवीज नहीं है बसेस के अंदर तो उनको त्वरित कार्रवाई करके बसेस के अंदर भी लगवाया जाए। अगर बस के अंदर हो तो ये चालक परिचालक की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती थी कि वो ऐसा घिनौना अपराध करते। साथ ही इनका रेगुलर मॉनिटरिंग भी करी जाए, ये नहीं कि आपने लगा दिया उसके बाद छोड़ दिया, इसको रेगुलरली मॉनिटर करा जाए। इसमें एक पैनल बना दिया जाए चाहे नागरिकों का, और मुझे नहीं लगता कि इतने हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं उत्तराखंड के कि कोई भी मना करेगा। और हर जिले में अगर आप पैनल बनाते हैं सीनियर सिटीजन्स का,
या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस काम को नहीं करना चाहेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा कि जिस तरह से एक बेटी के साथ हुआ है उसमें हम चुप रहे, क्योंकि वो बेटी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को ज़रूरी नहीं है कि वो भी बताए कि भाई अब उनके यहाँ से भी तो बच्ची आई है, तो उनके यहाँ भी तो बसेज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा ये निवेदन है कि वो देखें कि वहाँ पर क्या सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। उनके बसेस में नहीं है तो वो भी लगाने की कोशिश करें, सब कुछ उनके हाथ में है। और धामी जी से ये निवेदन है कि ना केवल ये पता लगाया जाए कि क्या इन आदेशों का अनुपालन किया गया या नहीं, क्या सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे 2015 के बाद या नहीं लगाए गए थे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो खबर जिसमें ललित पंत जी का नाम है, वो वाली खबर भी आपको बताऊं तो 27 जून 2018 की खबर, उत्तराखंड की ये खबर है। तो इतनी सारी जब खबरें सामने आती हैं और जब सवाल मन में उठता है तो सवाल उठने भी लाजमी है। आई नेक्स्ट लाइव की भी मेरे पास एक खबर इसी के बारे में है, वो भी 27 जून 2018 की है। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। बेटियों की सुरक्षा के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा, हम सबको व्यवस्थाओं को ठीक करवाना पड़ेगा। और हमारे उत्तराखंड में अगर ऐसा आदेश है और अब तक बसेस में सीसीटीवीज नहीं लगी हैं तो उसको लगवाना पड़ेगा ना, आदेश है, सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कैसे होगा। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, महिलाओं के बीच में काम करते हैं, उन पर तो मुझे अब कोई विश्वास नहीं रह गया। पहले हमारे जो पत्रकार हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं, अब सामाजिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं। कैसे चलेगा ये लोकतंत्र मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि इसमें अगर सचमुच में आप भारत की इज्जत करते हैं, बेटियों की इज्जत करते हैं, भारत की बेटियों की इज्जत करते हैं, तो पॉलिटिकल क्लास में हर व्यक्ति आगे आएगा। केवल एक पुतला दहन करने से कुछ नहीं होने का, केवल एक पुतला दहन करने से कुछ नहीं होगा। कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। आप पुतला दहन करने जाएंगे और सामने वाला सुनेगा नहीं तो क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सरकार को देने हैं। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम बसेस में कम से कम सीसीटीवीज तो लगवाएं।